हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान पार्ट 3 धातु एवं अधातु से हमने पहले पार्ट वीडियो के पहले पार्ट में हमने जो है कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। उन टॉपिक से अगला टॉपिक चल रहा है वो वीडियो के दूसरे भाग में हमने ले लिए हैं। अम्लराज, एक्वरेजिया, सक्रियता श्रेणी, धातुओं की उपस्थिति, खनिज, अयस्क, अयस्कों का वर्गीकरण, अयस्कों से धातु प्राप्त करने के पद और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है उसके बारे में धातु कर्म। देखिए अम्लराज क्या होता है बच्चों, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो HCl, H2SO4 आदि से अभिक्रिया नहीं करती या उनमें घुलती नहीं हैं, और यदि हमें उन धातुओं को घुलना पड़ जाए तो हमें एक ऐसे उच्च संक्षारक पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसमें वे घुल जाएं। अब ऐसी स्थिति में जब सोचा गया तो एक रिजल्ट बनाया गया, बड़े परिणाम निकल कर आया। वो किसका आया कि हमने जो है 3 भाग HCl के ले लिए और 1 भाग हमने HNO3 नाइट्रिक अम्ल के ले लिए, तो जो परिणाम रिजल्ट आता है वो अम्लराज का निकल कर आता है। तो ये जो हमारे पास तैयार होगा परिणाम, विलयन प्राप्त होगा, वो अम्लराज कहलाएगा। इस अम्लराज में जो सोना, चांदी, ये सभी धातुएं घुल मिल करके घुल जाती है आराम से, ठीक, और उनसे अभिक्रिया भी कर लेती है। तो एक्वरेजिया का, जैसे अंग्रेजी बोलते हैं एक्वरेजिया, और एक्वरेजिया का हमारे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगली बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। बच्चों, जो तत्व होते हैं उन तत्वों को यदि हम उनके क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो जो श्रेणी प्राप्त होती है या सीरीज प्राप्त होती है उस श्रेणी या सीरीज को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। ठीक है। अब कौन कौन सी हो सकती हैं ऐसी धातुएं? देखिए मैं कुछ धातुओं के कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उन धातुओं को यदि हम व्यवस्थित क्रम में लिखें तो हमें जब तक श्रेणी पता नहीं होगी तब तक हम उस श्रेणी के आधार पर उन धातुओं को सही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो मान लिया हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और हमारे पास सिल्वर है या सोना, ओरम, और पोटेशियम के साथ साथ हमने जो है एल्युमिनियम ले लिया। अब हम आपसे कहें कि इन सभी तत्वों को आप क्रियाशीलता बढ़ते क्रम में रख दीजिए, तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हम इनको किस प्रकार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने का एक हमारे पास तरीका है, वो है ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी। तो हम इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। तो हम इस श्रेणी को किस प्रकार से आपको लिखाएं या आपको याद करें उसका एक तरीका होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। का ना मांगे अल जंग फी। ओके, क्यों आगे पेटाऊं। तो ये ऐसी सीरीज मैंने आपको बना के दिखा दी है कि जिसके माध्यम से आप तत्वों को उनके क्रियाशीलता क्रम में लिख सकते हैं। अब बात ये है कि हम इनको किस प्रकार से याद करें। तो ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कापर है, चांदी है, प्लेटिनम है, और ये सोना है। अब हम इसको याद करने का तरीका बताते हैं आपको बच्चों। का ना मांगे अल जंग फी, क्यों आगे पेट आऊं।
ये आपको इस क्रम में लिखा हुआ है कि आप इनको सही से याद कर सकते हैं। और पोटेशियम से लेके सोना तक अर्थात ऑरम, गोल्ड, लैटिन भाषा का नाम होता है ऑरम, सोने का। गोल्ड तक जाएंगे आप तो आपको ये महसूस होगा कि हम इन, और आपको पता भी पहले बढ़ा चुका हूँ मैं कि जो क्रियाशील धातुएं हैं वो सक्रिय श्रेणी में ऊपर रखी हुई हैं, जो कम क्रियाशील धातुएं या निम्नता की ओर बढ़ती चली जा रही हैं वो रासायनिक श्रेणी में या ECS में नीचे की ओर रखी हुई हैं। अब मैंने इनको बढ़ते क्रम से अर्थात क्रियाशीलता के उच्च क्रम से क्रियाशीलता के निम्न क्रम में मैंने इनको व्यवस्थित किया है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जिसे लोहा बोलते हैं, कापर, तांबा जिसे बोलते हैं, सिल्वर, चांदी से बोलते हैं, प्लेटिनम, और ये आपका सोना, ऑरम, गोल्ड, लैटिन भाषा का नाम से लिया गया है। अब ये जैसे हम नीचे को जा रहे हैं इनकी क्रियाशीलता घटती जा रही है, अर्थात हम ये कहेंगे कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, मतलब पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है। और ऐसे ही सोडियम अधिक क्रियाशील है मैग्नीशियम से, और ऐसे मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम से, और ऐसे ही एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है जिंक से, और ऐसे ही जिंक अधिक क्रियाशील है आयरन से, और आयरन अधिक क्रियाशील है कापर से। सेम एज कापर सिल्वर, सिल्वर प्लेटिनम, और प्लेटिनम सोना। याद करने का क्रम आपका हो गया काना मांगे अल जंग फी आगे क्यों पेटाऊं। जब आपको ये सीरीज याद हो जाएगी, इस प्रकार से याद करने का तरीका याद हो जाएगा, तो आपको किसी भी तत्वों की क्रियाशीलता को ज्ञात करने का आसानी से पता चल जाएगा। मैंने आपको ये समस्या शुरू में दी थी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये रखे हैं, हम इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये निश्चित क्रम में आ जाएं। तो हम इनको बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर क्रियाशीलता के हमें लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। हम इन सभी तत्वों को खोजेंगे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले पोटेशियम है, तो कहाँ आएगा इसमें से, पोटेशियम को पहले ले लेंगे, अधिक क्रियाशील हो गया। किससे अब ढूंढेंगे। नंबर 2 पे सोडियम है, क्या सोडियम हमने ले रखा है, क्या सोडियम है। अब चेक करेंगे हम कि इनमें से कौन सा क्रम पर आ रहा है, Mg आ रहा है, तो Mg कौन सा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और फिर चेक करेंगे Mg के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का यहाँ पर ये आ गया। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए सिल्वर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, या सोना आ रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 जो हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लिया आपने, ये कर लिया। अब आपके पास केवल सिल्वर और सोना रह गया। अब देखिए क्रम में कहाँ पहुँच रहे हम, क्रम में हम पहुँच गए कहाँ, सिल्वर, फिर बाद में सोना, तो फिर सिल्वर आ जाएगा, फिर ये सोना आ जाएगा। अब इस क्रम को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनके हिंट रूप में जो हमें कोटेशन बना रखी है याद करने की, काना, का से सोडियम, ना से मैग्नीशियम, सॉरी का से पोटेशियम, ना से सोडियम, मांगे से Mg, और अल से एल्युमिनियम, जंग से जिंक, फी से आयरन, क्यू से कापर, आगे से चांदी, और पेट से प्लेटिनम, और आउ से आपका सोना। ये सभी एक क्रम में आ जाएंगे। जब आपको ये याद में नहीं रहे तो आप काना मांगे अल जंग फी आगे क्यों पेटाऊं, इस क्रम को लिख करके इनके ऊपर तत्वों के नाम लिख करके दिए हुए प्रश्न में से इनको छांट करके व्यवस्थित क्रम से आप लिख सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये तो आपके कोटेशन हो गई याद करने की। अब आप देखिए हम धातु की उपस्थिति की बात करते हैं। ऐसे प्रश्न और भी हो सकते हैं, यदि आप चाहें तो देखिए मैं एक आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ और आप बताएंगे रिएक्शन संभव है या नहीं। देखिए हमारे पास कॉपर है और कॉपर में मैंने इसमें आयरन सल्फेट को मिला दिया है। मैंने आपसे ये मालूम किया कि रिएक्शन संभव है या नहीं। तो देखते हैं
जो अधिक क्रियाशील धातु है वह कम क्रियाशील धातु के विलयन से या लवण से उसको विस्थापित कर देती है। ये आपको याद रखना है। मैं आपको ये प्रश्न बता भी रहा हूँ, नोट करना क्या आपको, नोट आपको ये करना है कि क्या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अब बात करते हैं हम, तो ये बात जो हमने आपको लिख के दिखाई है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो हम इन बात को जरा थोड़ा समझेंगे कि ये बात क्या है। देखिए, मान लिया हमारे पास एक धातु है और धातु हमारे पास हमने ले ली सोडियम, और हमने उससे कम क्रियाशील धातु का कोई लवण ले लिया। मान लीजिए आपने जिंक सल्फेट ले लिया और आपने इन दोनों को मिला दिया और मैंने आपसे मालूम किया क्या रिएक्शन होगी। तो पहले देखेंगे कि सोडियम और जिंक में कौन ऊपर है और कौन क्रियाशीलता क्रम में नीचे है। हमने ये चेक करा कि सोडियम क्रियाशीलता क्रम में ऊपर है और जिंक उसके नीचे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, अर्थात सोडियम जिंक को यहाँ से विस्थापित करके अपने साथ अपना सल्फेट का लवण बना लेगी और जिंक को मुक्त कर देगी। मतलब ये देखेंगे आप यहाँ से कि क्या रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये सोडियम की सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा। बात यही, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे भाई, Na की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की -2 होती है। तो आप ये जानते हैं कि Na की 2SO4 के साथ बन आ जाएगी। 1 हम लिखते नहीं हैं तो Na2SO4 आपका ये सल्फेट सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और Na की जो रिएक्शन आपके साथ आपने शो करी है जिंक सल्फेट से, तो बन जाएगी सोडियम सल्फेट प्लस, अब क्या रह गया, ओनली जिंक रह गया और जिंक आपका यहाँ से मुक्त हो गया और जिंक Zn यहाँ से मुक्त हो गया। अब आपने ये सीखा कि ये समीकरण तो संतुलित है भी नहीं, तो जिंक का तो यहाँ पर 1 है, सल्फेट का सिंगल ही है और Na के यहाँ पर 2 हो रहे हैं उत्पाद पक्ष में, तो क्यों ना हम इसको बराबर करने के लिए संतुलित कर दें। तो अब आपकी समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो गई है और आपकी समीकरण संभव भी है। प्रश्न था क्या संभव है? यस, ये संभव है। और संभव होने के बाद क्या परिणाम आया है, सोडियम ने जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम सल्फेट बनाया और जिंक को मुक्त कर दिया और आपका ये नियम यहाँ पर लागू हो गया। बाय द वे, प्रश्न आपका ऐसे ना होकर के बदल कर होता कि कैसे होता कि जिंक सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम से करा दी और आपसे ये कह दिया कि पॉसिबल है या नहीं, ये समीकरण होगी या नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रियाशीलता क्रम में जा करके अर्थात सक्रिय श्रेणी में जा करके देखना है कि कौन कौन सी धातु यहाँ पर लिखी हुई हैं और कौन कौन सी ऊपर या नीचे हैं। हमने जिंक देखा है, इसमें जिंक लिखा हुआ है और यहाँ सोडियम लिखा हुआ है। पहले देखेंगे जिंक कहाँ पर है, जिंक तो हमारी भाई इस क्रम में यहाँ पर है। फिर देखेंगे सोडियम कहाँ पर है, तो देखना सोडियम आपका यहाँ पर है। तो आपने ये देखा कि जिंक और सोडियम में कंपैरिजन किया गया तो जिंक तो भाई नीचे क्रियाशीलता क्रम में और सोडियम तो ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अधिक क्रियाशील तत्व का जो साल्ट है रिएक्शन में है ही नहीं, तो ये तो संभव हो गया।
अब मैंने यदि इस क्रम को बदल देता किस प्रकार से कि यदि मैं Na2SO4 को जिंक से अभिक्रिया कराता हूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर तो मैं फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा हमें, सोडियम कहाँ पर जिंक कहाँ पर। सोडियम तो ऊपर है, जिंक नीचे है। अब सोडियम का जो साल्ट है वो अधिक क्रियाशील का साल्ट है, जिंक तो उससे कम क्रियाशील धातु है। और हमने क्या लिख रखा है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ तो मामला उल्टा हो गया भाई, यहाँ तो अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु से हम विस्थापित कर नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो ये रिएक्शन जो लिखी है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कि अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार से प्रश्न मालूम कर लिया जाता है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो एक तो आपको इस क्रियाशीलता क्रम से आपको पता जाएगा कौन सी धातु क्रियाशील अधिक है और कौन सी कम है, कौन सी अभिक्रिया करेगी कौन सी नहीं करेगी। क्या लवण के विलयन से लवण को विस्थापित किया जा सकता है, धातु को मुक्त किया जा सकता है या नहीं, ये बात सभी सक्रियता श्रेणी के गुणों में आ जाती है। मैं अब आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। अब मैंने जो है एक रिलेट क्वेश्चन ले लिया, कॉपर प्लस H2SO4। अब मैंने यहाँ पर H2SO4 ले लिया और मालूम किया क्या रिएक्शन संभव है या नहीं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कॉपर की तो बात यहाँ पर की है किंतु हाइड्रोजन की बात नहीं की। तो हाइड्रोजन की बात आप ये ध्यान रखना है कि आयरन के बाद जब नीचे को जाएंगे हम, ठीक है, तो नीचे को जब जाएंगे हम तो हमें ये ध्यान रखना है ये सभी जो नीचे धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। अर्थात हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ रहा है और जो एल्युमिनियम वाली धातुएं हैं, एल्युमिनियम से ऊपर वाली, ये अधिक क्रियाशील हैं। एल्युमिनियम से आयरन तक की मध्य क्रियाशील धातुएं हैं और जो कॉपर से नीचे वाली मैंने बात की है ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं। इनको हम हाइड्रोजन से नीचे मानते हैं। अब हमने टॉपिक पर आते हैं। चूंकि हाइड्रोजन यहाँ नहीं था, अब मैंने हाइड्रोजन आपको शो कर दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कॉपर और आयरन के बीच में रखा गया है सक्रियता श्रेणी में। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपर और हाइड्रोजन की अभिक्रिया को चेक करेंगे कि संभव है या नहीं। देखिए ये कॉपर और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर थोड़ा सा अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशीलता की चेक करने पर पता चलता है कि ये अभिक्रिया इसके अनुसार तो होनी नहीं चाहिए, किंतु विशेष ताप पर अभिक्रिया संभव हो पाती है, क्योंकि कम क्रियाशील धातुओं में विशेष प्रकार के कारक लगाने पर यह अभिक्रिया संभव होती है, वैसे संभव नहीं हो पाती। अब देखिए अगली बात, आपका टॉपिक आ गया खनिज पर। पहुंचते हैं अब हम। खनिज क्या होते हैं, देखिए खनिज क्या होते हैं ये सीखना है बच्चों। जो पृथ्वी के अंदर से मिट्टी में से खोद करके विभिन्न धातुओं का मिश्रण हमें प्राप्त होता है, जिसमें कंकड़ पत्थर बालू और उनके विभिन्न यौगिक जो उनके साथ मिले हुए थे, धातुओं के साथ मिले हुए होते हैं, उनके प्रारूप में स्थित होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। अब इन खनिजों में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं अयस्क की। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क खनिजों से प्राप्त होते हैं और अयस्क के अंदर कोई एक विशेष धातु मुख्य रूप में होती है और उसको हम आसानी से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब खनिज और अयस्क की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब बात करें अयस्क को वर्गीकरण की बात करते हैं। अयस्क विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में आते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा किसी मुख्य धातु से, कार्बोनेट जुड़ा हुआ तो कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा, सल्फर जुड़ा हुआ तो सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। इस प्रकार से मिश्रित अयस्क भी होते हैं जिसमें एक से अधिक जो उनके रूप होते हैं धातुओं के जुड़े हुए होते हैं, जैसे सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है और हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करें, ये धातु प्राप्त करने के क्या पद हो सकते हैं,
ये बात हमें कैसे याद की जाए, ये क्या टॉपिक होता है ये पता होना चाहिए। इससे पहले आपको धातु कर्म पता होना चाहिए कि धातु कर्म क्या होता है। खनिजों या अयस्कों से कम समय में, कम लागत में, अधिक मात्रा में मुख्य धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। और धातु कर्म में कई सारे स्टेप या पद आते हैं, उन पदों को हमें याद करना पड़ता है। और उन पदों में जैसे कि जो हमने मिट्टी से खोदकर अयस्क निकाले हैं, उन अयस्क में जो अशुद्धि होती हैं, उन अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं, जो मैट्रिक्स गैंग कहते हैं। उन अशुद्धि को हम छांट लेते हैं, उसके बाद उनका सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने का भी कई तरीके हैं, उनके अयस्क में क्या क्या पदार्थ उपस्थित हैं उनके आधार पर सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क तो अलग होगा, कार्बोनेट होगा उसका सल्फाइड, उसका सांद्रण अलग होगा। यदि ज़्यादा कंकड़ पत्थर बालू मिले हुआ है तो उसमें अलग विधि होगा। अगर कंकड़ पत्थर बालू ज़्यादा मिला हुआ था तो गुरुत्वीयकरण पृथक्करण विधि लगाते हैं। और यदि आयरन मिला हुआ है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाते हैं। और यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसको फेन प्लेवन विधि से सांद्रणित करते हैं। अब ये बातें जब हमारे पास आती हैं तो एक टॉपिक आ गया फेन प्लेवन विधि, हम अभी समझाएंगे, किंतु उसे आगे चलते हैं। फिर जो अयस्क मिलता है हम उसको सांद्रित करने के बाद उसको भट्टी में ले जाते हैं, परावर्तनीय भट्टी और बात्या भट्टी में क्रम से उनको भर्जन निष्ठापन करते हैं। फिर धातु गलित अवस्था में जाती है, बात्या भट्टी में ले जाते हैं, उनको और गलाते हैं कोक और गालकों के साथ, जिससे धातु पिघल जाती है अपने मुख्य टेम्परेचर से पहले ही। और उस धातुओं के पिघले हुए रूप को, उसके अंदर जो मुख्य बारीकी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उनको विभिन्न प्रकार के शोधन विधियों से धातुओं को अलग कर लेते हैं और मुख्य रूप में धातु प्राप्त हो जाती है। ये पूरा जो वर्णन मैं आपको बताया, मैं सीक्वेंस में आपको एक PDF के माध्यम से भेज दूंगा। और अब बात करते हैं फेन प्लेवन विधि की। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा फेन प्लेवन विधि, जब अयस्कों में सल्फाइड उपस्थित होता है तो सल्फाइड अयस्क कहलाता है। जैसे कि मैंने CuFeS2 कापर पाराइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये कापर का अयस्क है। कापर के अयस्क से हम जो है कापर को प्राप्त करना चाहते हैं। कापर पाराइड CuFeS2 लिखा है, अर्थात इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये सल्फाइड अयस्क है। जिसमें CO3 होता है वो कार्बोनेट अयस्क होता है। ठीक, अगर मैं आपकी बात करूँ इसमें मिला करके कि इसको हम कैसे मुख्य धातु कापर को अलग करें, जैसे मुख्य धातु कापर है, कापर को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम सांद्रित अवस्था में लेंगे, और सांद्रित अवस्था में लाने से पहले हम करेंगे फेन प्लेवन विधि क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो देखिए पहले बात है कि हम उसको कैसे साफ करें, उसकी सांद्रित अवस्था कैसे लाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात करेंगे, हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, कंकड़ पत्थर वाले निकाल देते हैं, किंतु उसके बाद उसमें फिर भी अशुद्धि रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को कैसे अलग करेंगे ये देखना है। पहले एक बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं और उस बड़े बर्तन में ये पिसा हुआ बारीक सल्फाइड अयस्क डाल देते हैं। उसके बाद हमने इसमें पानी मिला देंगे। पानी मिला करके हमने इसमें झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे चीड़ की लकड़ी, यूकेलिप्टस का तेल आदि मिलाकर, या सोडियम एथिल बेंजोएट मिलाकर के इसमें जो है डाल देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अयस्क फूल जाए सही प्रकार से। और इन तेलों को मिलाने से ये फायदा होता है, सल्फाइड अयस्क गंदगी से जो जुड़ा हुआ होता है, चिपका होता है, वहाँ से अपनी पकड़ ढीली कर देता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का यंत्र लाएंगे जिसमें हम वायु प्रवाहित की जा सकती है। तो हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार के यंत्र की बात कर रहे हैं। तो हमने वायु अंदर लानी है, तो वो कैसे लाएं, उसके लिए हमने एक विशेष प्रकार का यंत्र यहाँ जोड़ दिया है। और बाहर से वायु का प्रवाह अंदर लाने के लिए
तीव्र प्रवाह लाने के लिए वायु का झोंका कंप्रेसर्स द्वारा तेजी से भेजा जाता है, जिससे सभी दिशाओं में वायु निकलती है और इस पूरे बर्तन से झाग उत्पन्न होने लगते हैं। और ये वायु का झोंका, यहाँ देखिए वायु का तेज प्रवाह, और जब झाग उत्पन्न होंगे तो धीरे धीरे सल्फाइड अयस्क झागों के रूप में ऊपर आना प्रारंभ कर देगा और ये पूरा बर्तन भरने लगेगा। इस स्थिति में क्या होता है, कंकड़ पत्थर बालू सब नीचे बैठ जाते हैं, जो घुलनशील अशुद्धियां वो जल में घुल जाती हैं और सल्फाइड अयस्क झाग के रूप में बर्तन से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है और हम इस अयस्क को एक बर्तन में अलग इकट्ठा करते रहते हैं। इसी में ही कॉपर की मुख्य अवस्था स्थित होती है। इस विधि को फेन प्लेवन विधि कहते हैं और ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा मालूम किया जाता है। जब हमें सांद्रित अयस्क करने पे फेन प्लेवन विधि प्रयोग करने पर हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको भट्टी में ले जाते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन क्या होता है ये सुनेंगे ध्यान से। वायु की नियंत्रित मात्रा में परावर्तनीय भट्टी में ले जाकर अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर उसमें उपस्थित सारी वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि अयस्क गले ना, पिघले ना। इस अवस्था को हम बोलते हैं आपका भर्जन, इन पदार्थों का भर्जन। फिर दूसरी बात करते हैं निस्तापन की। क्या होता है निस्तापन में? वायु की अनियंत्रित मात्रा होती है, ठीक है, प्रोसेस सेम वही होता है। इसके बाद हम अयस्क को ले जाते हैं बात्या भट्टी में। बात्या भट्टी में होता प्रगलन। ये प्रगलन क्या होता है? बात्या भट्टी में अयस्क को उसके गलनांक तक गर्म करते हैं जिससे वह पिघलना प्रारंभ हो जाता है। किंतु ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अयस्क को उसके तापमान से पहले यदि पिघला लिया जाए तो दो फायदे होंगे, समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी। तो उसमें उचित प्रकार के गालक पदार्थ, मैंने बोला गालक पदार्थ, ये क्या होते हैं भाई? गालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी अयस्क में डालने से उसे गलनांक से पहले ही गलाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम गालक कहते हैं। सिलिका, कोक और क्रायोलाइट ऐसे ही गालक हैं जो अयस्कों को उनके टेम्परेचर से पहले गला देते हैं और जल्दी से परिणाम प्राप्त करा देते हैं। तो हमने आपको जो अभी बताया वो टॉपिक आपका गालक के रूप में। तो गालक के रूप में मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, सिलिका भी होती है गालक, SiO2 और Na3AlF6। ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। एल्युमिनियम के शोधन में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। जब एल्युमिनियम गलाया जाता है तो ये गालक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की। तो पदार्थों से अयस्कों से हमने जो प्राप्त किया वह गलित अवस्था में प्राप्त हो गया। उसमें एक जो धातु छिपी हुई है उसको कैसे अलग किया जाए, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ रह गई वो कैसे अलग कर दी जाएं, क्योंकि इस अवस्था में आकर के बात्या भट्टी की अवस्था पे ला करके पदार्थ को गला करके अलग पृथक करना, इसमें अधिकांश अशुद्धियाँ सब बाहर निकल जाती हैं। अब उनको प्राप्त करने के लिए शोधन की विधियाँ यूज की जाती हैं और शोधन विधियाँ मुख्य रूप से हम यहाँ दो विधियों की बात करेंगे। नंबर 1 अपघटनी विधि और दूसरी पोलिंग विधि। देखिए, तो हम आपसे बता चुके हैं दो विधियों के बारे में, एक तो विद्युत अपघटनी विधि और एक बारे में बताइए आपको पोलिंग विधि। तो हम विद्युत अपघटनी विधि की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बड़ा टैंक होता है,
उस टैंक में हम अशुद्ध धातुओं की छड़ों के साथ शुद्ध धातुओं की छड़ों को रख कर के उनका विद्युत अपघटन करते हैं। और विद्युत अपघटन करने से क्या होता है कि जब ये छड़ें उन्हीं धातुओं के साल्ट में डुबोई जाती हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उच्च ताप उत्पन्न होने से धीरे धीरे ये गलना प्रारंभ हो जाती हैं और जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो गलती हैं और शुद्ध धातुओं पर इनके धातुओं की मात्रा जाकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो धीरे 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 जहाँ पर अशुद्ध छड़ लगी होती है उसके नीचे इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका चित्र कैसा बनेगा। देखें, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे हम। इस बड़े बर्तन में हम क्या करेंगे, शुद्ध धातुओं की छड़ लेंगे। मान लिया मैं कापर का शोधन कर रहा हूँ, तो मैंने कापर की शुद्ध धातु ले ली, छड़ ले ली एक क्या मैंने शुद्ध धातु छड़ ले ली, और मैं इसका शोधन अशुद्ध कापर की छड़ के साथ कर रहा हूँ। तो अब मैंने अशुद्ध कापर छड़ थोड़ी नीचे लटकाई दिखा दी और एक मैंने यहाँ दिखा दी। तो मैंने इनको जो शुद्ध धातुएं हैं इनको मैंने ऊपर दिखा दिया थोड़ा, और इनको सभी को मैंने एक क्रम से जोड़ दिया। जो अशुद्ध धातुएं हैं मैंने इनको अलग निकाल दिया, और इनको मैं मिलाऊंगा नहीं, अलग निकालूंगा। ये घुमावदार आकृति मतलब ये कि ये तार इसमें आप टच नहीं कर रहे हैं, और इन तारों को मिलाकर मैंने अलग इसको मिला दिया। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध क्षण है, और ये शुद्ध कापर की क्षण है। ठीक है, थोड़ा अंतर कर देते हैं। शुद्ध वाली को हमने थोड़ा सा डार्क दिखा दिया, ऐसे हमने इनको दिखा दिया। और नीचे इन्हीं धातुओं का मैंने विलीन ले लिया साल्ट का, जैसे कॉपर सल्फेट, और मैंने बर्तन को इस विद्युत अपघट्य के द्वारा भर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, ये एनोड का काम करेंगे। अशुद्ध बात, ये कैथोड का काम करेगी। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, विभवांतर उत्पन्न करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो ये अशुद्ध क्षण धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएंगी और ये गंदगी नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ये जो अशुद्धियाँ हैं अशुद्धि इकट्ठी हो जाती हैं, और इस अशुद्धि को बोलते हैं एनोड पंख या एनोड कीचड़। एनोड पंख, पंख मान होता है कीचड़। ये आपका विद्युत अपघटन बर्तन है। तो धीरे धीरे ये गलना प्रारंभ हो जाती हैं, और इसमें जो कॉपर मिला हुआ होता है वो कॉपर शुद्ध धातुओं पर जाके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर ये सब जो है जमा हो जाता है। इस प्रकार से जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक ये गलना प्रारंभ रहती हैं। जब ये पूर्ण रूप से छड़ें गलकर समाप्त हो जाती हैं तो अभिक्रिया रुक जाती है, फिर दोबारा नई छड़ें लगा देते हैं अशुद्ध छड़ें, फिर प्रक्रिया प्रारंभ हो कर देते हैं, और इस प्रकार से इन छड़ों पर शुद्ध तांबा इकट्ठा हो जाता है। इस विधि से हमें 99.9 के आसपास
शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है, अर्थात अधिकांश मात्रा में ये शुद्ध ही हो जाता है। एक होता है आपका पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड में क्या होता है? पोलिंग मेथड में ये होता है बच्चों कि हरे बांस की बल्लियाँ इस प्रकार के बर्तन में लटकाई जाती हैं, उसमें फिर विभिन्न प्रकार के जो हमने जिस प्रकार की धातु ली है उसी प्रकार का हम विलयन ले लेते हैं मेजो घट्टी के रूप में, उनको बार बार उनको डुबाया जाता है, बार बार निकाला जाता है। ये हरे बांस की बल्लियाँ क्या करती हैं, जो अशुद्धि होती है धातुओं में से अशुद्धि को सोख लेती हैं और शुद्ध धातु बर्तन में रह जाती है। इस प्रकार से 99.5 के आसपास शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो मैं इन सभी धातुओं के बारे में और इनके अयस्क से धातु किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उन पदों को समझाने के लिए एक चित्र बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो अयस्कों के सांद्रण के विधि के अनुसार हम धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जिस प्रकार से अधिक क्रियाशील, मध्य क्रियाशील, निम्न क्रियाशील धातुओं को पृथक करते हैं और उन पृथक करने की विधियाँ मैं आपको PDF के माध्यम से बताऊंगा। अब मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ छोटा सा, आपको याद रखना है, संक्षारण। बच्चों, जो क्रियाशील धातु होती हैं उस क्रियाशील धातु पर वायु की नमी और ऑक्सीजन मिलकर के धातुओं को कमजोर करना प्रारंभ कर देती हैं और धातु पर ऑक्साइड जम जाता है। ये धीरे धीरे ऊपरी परत को खराब करना प्रारंभ कर देती हैं और ऊपरी परत गलना प्रारंभ कर देती हैं। गलने वाली परत को ही जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपके घरों में जो लोहे का गेट होता है, इसका सजीव एग्जाम्पल है। आप यदि गेट पर पॉलिश ना करें, वार्निश ना कराएं, रख रखाव सही ना हो तो वह जल्दी से अपनी चमक खो देता है और वायु और नमी के संपर्क में रह करके गलना प्रारंभ हो जाता है। जो परत गलती हैं उस गलने वाली परत को जंग कहते हैं। तो आपको क्या रखना है, ये सक्रिय धातु प्लस नमी प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके क्या बनाएंगे, आपको जंग तैयार करेंगी और इस प्रकार को बोलते हैं संक्षारण। तो सभी धातुओं के बारे में मैंने आपको लगभग जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं बताया है। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन हर बार मालूम किया जाता है, लघु क्वेश्चन भी हर बार आता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आपका आएगा उसमें फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आएंगे और बायो के भी 3 चैप्टर आएंगे। इस प्रकार 3 के 9 चैप्टर हो जाएंगे। आपको ये चैप्टर हमेशा तैयार रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।